चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का एआईएमआईएम के साथ गठबंधन हुआ था बिहार में। अब लोकसभा चुनाव आने से पहले बहन मायावती, जो कि बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो मीटिंग की है लखनऊ में और बोली है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। और संगठन को 3 महीने के अंदर पूरी तरह मजबूत करने का निर्देश दिया गया है। बड़े बड़े नेताओं की बैठक हुई है। तो क्या इस बार बहन जी अकेले चुनाव लड़ेंगी, यानी बसपा अकेले चुनाव लड़ेगा? क्योंकि खबरें इस तरह की आ रही है। तो हम बात करेंगे, आफ्ताब अहमद साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं बिहार एआईएमआईएम के। पिछली बार आप लोग का अलायंस हुआ था बीएसपी के साथ, क्या फिर से अलायंस होगा लोकसभा चुनाव में? वीर जी देखिए, 2020 में इलेक्शन हम साथ में लड़े और हमारे बसपा के एमएलए भी जीते थे, जो इस समय मंत्री हो गए, पार्टी छोड़ के चले गए। तो हम लोगों ने तो अलायंस कभी तोड़ा भी नहीं। वो अलायंस से उपेंद्र जी थे उसमें, तो उपेंद्र जी तो चले गए, दूसरी अपना पार्टी भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो अलायंस हम लोगों ने कभी नहीं तोड़ा। हम लोग तो चाहते हैं, बराबर चाहते हैं कि संघर्ष में हम साथ रहें। यानी अभी भी बीएसपी एमआईएम का अलायंस है? अगर वो अलायंस टूटा, कभी तो ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ कि अलायंस टूट गया है। ऑफिशियली कोई अनाउंस नहीं टूटा है। अब ये कि उसके घटक दल जो है वो अपने अपने रास्ते में निकल गए। देवेंद्र जी चले गए राजद में, तो और देवेंद्र यादव जी की बात मैं कर रहा हूँ, और उपेंद्र कुशवाहा जी चले गए, अलग पार्टी उन्होंने बना लिया। तो लेकिन उन्होंने भी नहीं कहा कि जो है वो अलायंस टूट गया। तो आप ये समझिए कि वो हम कम से कम बसपा के साथ तो हमारा कोई संबंध विच्छेद नहीं हुआ है। अभी भी आगे भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है उसमें। तो बहन जी तो बोलिए कि अकेले चुनाव लड़ेंगे, यूपी में 80 सीटों की बात करेंगे। तो बहन जी तो आती नहीं ना साथ में। हम लोगों ने तो पिछले दिनों भी कहा था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब एस असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पिछले दिनों यूपी में भी कहा था, ये असेंबली के इलेक्शन के समय भी कहा था कि हम सीट एडजस्टमेंट करके भी चल सकते हैं, अलायंस करके भी चल सकते हैं, इनडायरेक्ट जो है सीटों में कुछ बंटवारा कर ले, तो हम साथ अगर लड़ेंगे, अगर संघर्ष को साथ मिला कर लड़ें, तो आप समझ लीजिए कि 20% यूपी की बात मैं कर रहा हूँ कि 20% आप दलित आबादी और तकरीबन जो है वही 20% वहाँ पर जो मुसलमानों की आबादी, अक़लियतों की आबादी हुई। तो अगर इसी दो ठो को जोड़ते हैं, उसके अलावा और भी मजलूम तबका बहुत सा है, तो यही 40% हो जाता है। आप बताइए किसी के पास 40% वोट है इस समय? तो लेकिन तो अभी तो जाति धर्म के नाम पर आप भी वोट लेना चाहते हैं? नहीं, जाति धर्म की बात नहीं है, ये मजलूम लोगों का इकट्ठा है। हम कहाँ जाति धर्म की बात करते हैं इसमें? हम तो ये कहते हैं कि जो मजलूम तबका है। एक सर, वहाँ समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट देते हैं, यहाँ राजद को मुस्लिम वोट देते हैं। हाँ, यहाँ समाजवादी फिर आपकी जरूरत क्या है ओवैसी साहब की पार्टी की? नहीं, राजद को भी वोट देते हैं, कांग्रेस को इस समय पहले वोट दिया करते थे मुसलमान, आपको तो मालूम है। पहले कांग्रेस की सरकारें बनती थी, मुसलमानों के वोट में उसका बड़ा हिस्सा होता था। फिर मुसलमानों की जब नाराज़गी कांग्रेस से हुई बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद से, या बड़े राइट वगैरह हुए, भागलपुर फसाद वगैरह हुआ, उसके बाद जब मोह भंग हुआ तो फिर मुसलमानों का लालू जी की तरफ गया मामला। तो लालू जी की सरकार 15 साल तक रही, 90 से लेकर 2005 तक रही। तो उस समय मुसलमानों का उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन था उसके। या आज भी तेजस्वी जी के जो राजद के 75 जो करीब एमएलए जीत के आए, तो उसमें भी मुसलमानों का बड़ा वोट उनको मिला है। तो मुसलमानों ने तो वोट दिया ही है उनको, ऐसा तो कि नहीं है, हम तो कभी इनकार नहीं करते। इसलिए कि बीजेपी को हराने के लिए, बीजेपी तो हमारे जो है सबके एग्जिस्टेंस को ख़त्म करना चाहती है। तो अगर हमारे एग्जिस्टेंस की जब लड़ाई जब जहाँ पर हो जाए, तो हम तो उनको साथ देंगे कि जो हमारे साथ कम से कम हमें आंसू पोंछने कम से कम आते हैं। मुस्लिम उसी को वोट देते हैं जो बीजेपी को हराने की स्थिति में रहता है। तो आप हैं ये आईएमआईएम बीजेपी को हराने की स्थिति में? हम तो हर जगह लड़ते हैं बीजेपी के खिलाफ। हमारा संघर्ष तो ही आपको तो अभी आपको हैदराबाद के अंदर जो इलेक्शन हुआ, पिछले दिनों कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हुआ, और आपको मालूम है कि कॉर्पोरेशन के इलेक्शन को इस तरह से अमित शाह जी ने जाके लड़ा जैसे कोई पार्लियामेंट का इलेक्शन हो रहा हो। उन्होंने सारे से हैदराबाद शहर के अंदर रोड शो किया, हर जगह जो है बड़े बड़े जलसे किए, वह किया। तो क्यों? तो उनको मालूम था कि हैदराबाद जो है ओल्ड हैदराबाद में हमको एमआईएम को हराना है। उन्होंने कहा था कि जैसे उसको एमआईएम हरा। तो हमारा डायरेक्ट लड़ाई था, वहाँ तो कांग्रेस भी नहीं थी और टीआरएस भी बल्कि नहीं थी। टीआरएस बल्कि वहाँ की रूलिंग पार्टी है, उसके बावजूद हैदराबाद शहर के अंदर जो हमारा लड़ाई हुआ कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में, वो तो बीजेपी के साथ हुआ। तो बीजेपी के साथ हमारे साथ तो लड़ाई बराबर है। यूपी के अंदर अभी आपको देखिए सर, लोग क्या मीडिया में भी और बहुत सारे जो विपक्षी दल है, महागठबंधन है, उसके नेता खुल के कहते हैं कि आप लोग बीजेपी की बी टीम हैं, ओवैसी साहब एंड कंपनी। वेद जी देखिए, इस समय मायावती जी बहन जी की पार्टी भी बी टीम हो गई है यूपी में। अगर सपा वालों से पूछिए, सपा वाले कहते हैं कि बी टीम है, ये जो है बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। आपका दिल मानता है कि वो बी टीम है? वो 3 बार की 4 बार की चीफ मिनिस्टर रही हैं यूपी की, और इतने संघर्ष से आई हैं।
हर कोई अपनी लड़ाई लड़ता है, हर कोई अपने सिद्धांतों की लड़ाई लड़ रहा है। तो इसलिए कोई भी कोई पार्टी, मैं किसी पार्टी को न जदयू को, राजद को, कांग्रेस को, तृणमूल कांग्रेस को, या किसी पार्टी को किसी की ए टीम बी टीम नहीं कहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि हर पार्टी जो रजिस्टर्ड पार्टी इंडिया में है इलेक्शन कमीशन में, वो अपनी लड़ाई लड़ती है, अपने सिद्धांतों से जाकर अपने वोट को मांगती है। एक चीज सर, राजद ने मुसलमानों के साथ क्या गलत किया, सपा ने मुसलमानों के साथ क्या गलत किया कि आपके साथ मुस्लिम जाएंगे? नहीं, सपा या राजद का मामला यह है कि मुसलमानों ने उसको बराबर वोट दिया है। तो दिक्कत क्या? लेकिन जब हिस्सेदारी का बंटवारा जब आता है, चाहे वो संगठन के अंदर हो, चाहे मिनिस्ट्री के अंदर हो, चाहे किसी लेवल पर भी हो, वो नहीं दे पाते हैं। तो वो उसका हमारा शिकायत उनकी दूसरी है, हमारी शिकायत उनसे जो है वो भागीदारी की है। हमने कभी नहीं कहा कि राजद कोई कॉम्युनल पार्टी है, हमने कभी नहीं कहा कि जो है कांग्रेस कोई कॉम्युनल पार्टी होकर हमारे साथ भेदभाव करती है। हमारा उनकी लड़ाई जो है वो, जैसे भांजी ने भी कहा कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो हमारी लड़ाई उनकी हिस्सेदारी की है कि जब आज 17% मुसलमानों का वोट आप लेते हैं तो 17% के हिसाब से आप हिस्सेदारी भी तो दीजिए। आप देखिए मिनिस्ट्री बनी हुई है, आज बिहार की सरकार पार्टी बनाए लालू जी, पार्टी को सींचे लालू जी, यादव लाठी लेकर तैयार रहा, 15 साल सत्ता में लालू जी नहीं रहे, उस समय मुसलमान चल गए नीतीश कुमार के साथ, लेकिन यादव मजबूती के साथ राजद के साथ खड़े रहे। अब आप राजद मजबूत हुआ तो आप हिस्सेदारी खोज रहे हैं। मुसलमान जो है, आप वेद जी आप याद रखिए, वेद जी मुसलमानों जब नीतीश जी को वोट दिया था उस समय दिया था जब वो भाजपा को छोड़कर आए थे। नहीं, भाजपा के रहते हुए नहीं, नहीं, बहुत कम 10-15% शायद उन्होंने कुछ दिया होगा, खास संपर्क के लिहाज से दिया होगा। मुसलमानों ने कभी भी वोट उनको नहीं दिया है जब तक, यही तो उनको एतराज़ है आज तक, उनको ये बात है कि मुसलमानों ने हमको वोट उस समय नहीं दिया। तो मुसलमानों ने बिल्कुल साफ साफ कहा भाजपा के साथ रहिएगा तो हम नहीं आपको वोट देंगे। लालू जी के साथ यह था कि वो तो भाजपा के साथ नहीं गए थे, तो इसीलिए मुसलमानों ने उनको वोट दिया। अच्छा, आपके वोट विधायक जीत भी जाते चल जाते हैं दूसरी पार्टी में? वो दूसरी बात ऐसी बात है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक जब सरकार बन गई और बिक गए तो अब क्या कीजिएगा, हम लोग तो छोटी मोटी पार्टी है। अच्छा, गठबंधन को लेकर कोई बातचीत हुई बीएसपी से? बसपा के साथ हमारी बातचीत हुई, उनके प्रभारी आए थे पिछले दिनों, हमारे यूथ के प्रेसिडेंट जो है आदिल हसन आज़ाद साहब है, वो जाके उनसे मिले भी हैं। और हम लोग चाहते हैं कि जो पिछला जो संघर्ष हमने साथ मिलकर किया है 2020 में, उस संघर्ष को हम आगे भी बढ़ाएं। कोई बात हुई, सकारात्मक बात हुई? बात लगता है कि कुछ उनके मन में भी है कि बात को आगे बढ़ावे। अब यह है कि चूंकि वो फैसला उनके यहाँ भांजी करती हैं तो भांजी से वो मशवरा करेंगे, उसके बाद वो फैसला लेंगे। एक सवाल अभी लेटेस्ट है, 2000 का नोट भी बंद हो रहा है सर। जी, अब ये 2000 का नोट तो एक बैग फैसला करते हैं मोदी जी। आप इसमें 4 महीने का वक्त लगभग मिला। नहीं, वो करते हैं, वो फैसला तो एक बैग कर देते हैं ना। उस पिछली बार भी जो नोटबंदी किया था तो उन्होंने एक बैग ऐलान किया था, ये भी एक बैग फैसला हो गया है। अब कहते हैं कि जो है काला धन खत्म करने के लिए हमने इसको किया है, लेकिन पिछली बार का जो तजुर्बा यह है कि जब उन्होंने किया था तो काला धन तो खत्म नहीं कर सके, बल्कि जितना काला धन था वो सब बाहर आ गया और सब आके जो है इकॉनमी में शामिल हो गया। तो मेन पर्पस लगता यह है कि शायद कुछ अपोजिशन वालों को कुछ डराव धमकाने के बाद वे क्या समझते हैं कि उनकी कुछ पैसे निकलवाएं या ये करें, लेकिन होगा उससे कुछ नहीं। जितना भी जिसके पास जो पैसा है वो सब जो है वो बाहर में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, किसी का खत्म नहीं होने वाला है। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो